आखिरी सवाल है आज का कि शोध ग्रंथ लिखना बहुत आसान नहीं होता है। कई बार जिनका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है और जो ईमानदारी से करते हैं, शोध में दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो रुचि, दूसरी जिज्ञासा, तीसरी ईमानदारी। तो जो ईमानदारी से करते हैं उनको उनके शोध ग्रंथ का पहला पेज जीवन भर अधूरा सा लगता है कि मैं इसमें और कुछ जोड़ सकता था और कुछ जोड़ सकता था, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो शोध ग्रंथ जब हम लिखने बैठते हैं तो एक एक वाक्य लिखना हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और फिर बाद में हम कई पेज भी लिख देते हैं धीरे धीरे। तो सर, शोध ग्रंथ को कैसे लिखा जाए या फिर किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए जब हम शोध विषय का चुनाव कर लेते हैं, तो थीसिस को आखिरी रूप देने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपने एक बहुत ही रोमांचक बात कही कि पहला पेज केवल लिखने पढ़ने के क्षेत्र में नहीं, जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हमारे ऐसे होते हैं जिनमें पहला जो होता है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे कि कोई बच्चा है जिसका पहला कदम जो उठता है वह पूरे परिवार के लिए रोमांचकारी होता है। वहीं से समझ लीजिए कि आती आप जैसे ऑनलाइन मोड पे बहुत सारे बच्चों को शिक्षित करने का पुनीत कार्य कर रहे हैं, बहुत बार आप महसूस करते होंगे कि बात कहाँ से शुरू हो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ठीक है, आप कहीं से भी बात शुरू करिए। शुरू करने का तरीका हो सकता है कि कोई बहुत प्रभावशाली हो, किसी का कम प्रभावशाली हो, लेकिन उसकी पूरी यात्रा महत्वपूर्ण होती है जहाँ तक हमको पहुँचना है। तो मैं इसको इसी रूप में लेना चाहूँगा कि हम सबसे पहले तो पूरे कार्य को महत्व देते हुए कहीं से भी शुरुआत करें, और फिर गुंजाइश तो इस बात की होती है कि हम चाहें तो बीच में सुधार भी कहीं कर लें। कहीं यदि कोई नया विचार आ रहा है, कोई परिवर्तन हमारे मन में आ रहा है, तो उसको उस रूप में हम कर सकते हैं बाद में। इसके बाद हम देखेंगे कि शोध जो विषय है उसको हम किस तरह से पूरा उसका प्रणयन करें। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, शोध प्रविधि पढ़ते हैं, जिसको आजकल कोर्स वर्क में बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा रहा है। हम लोग अपने समय में एमफिल में उसको एक सेमेस्टर में उसको पूरा पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लिखने से पहले लिखने की जो प्रविधि होनी चाहिए, लिखने का जो तरीका होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और इस ज्ञान के लिए थोड़ा अध्ययन भी होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारों के बीच का एक हमारा संपर्क भी होना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण किताबें जैसे हम लोग पढ़ते रहे, जैसे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी की शोध प्रविधि है, डॉक्टर गणेशन हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, और भी बहुत सारे लेखक हैं। और मुझे लगता है कि किसी एक ही किताब में सारी बातें विद्यमान नहीं होती हैं। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो जानकार हैं उनके संपर्क में हम लोग आकर उनसे मार्गदर्शन लें, और उन किताबों को पहले हम लोग पढ़ें ठीक से और शोध प्रविधि को समझें। उसके बाद फिर हम लोग अपने कार्य में प्रवृत्त हों, आगे बढ़ें। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सिनॉप्सिस तैयार करना एक पहला काम है। तो सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए आजकल तो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में एक प्रारूप ही जारी कर दिया गया है कि ये 8 बिंदु हैं, है ना, जिसमें आपको उनके भीतर रहकर अपनी सिनॉप्सिस को तैयार करना है। जैसे सबसे पहले आप शीर्षक लगाइए, उस समस्या के बारे में जिक्र करिए, दूसरे टॉपिक पे जिसका आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसका विस्तृत अनुशीलन करना चाह रहे हैं। फिर उस अध्ययन का औचित्य आप बताइए, हाँ, उस पर उसका मीमांसात्मक जो सिद्धांत है उस पर चर्चा करिए, है ना। उसके प्रति जो आपकी हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना है, वह भी एक बिंदु के रूप में है। इसी तरह से शोध विधि को लेकर एक भाग है उसका, है ना। फिर अध्ययन के स्रोत हमारे क्या होंगे, उनके प्राथमिक द्वितीयक सबको आप बताइए, और फिर अगला जो है उसमें अध्याय की योजना बताइए। इस तरह से सिनॉप्सिस के लिए ये अब मुझे लगता है जब से इस तरह का एक मापदंड जब जारी कर दिया गया, तो बस सवाल यही होगा कि इन सारे बिंदुओं पे बहुत अच्छे से हम कैसे मतलब सिनॉप्सिस को आकार दे सकते हैं। तो एक तरह से इसके लिए हमको हमारे जो भी निर्देशक होंगे उनके संपर्क में बैठकर
थोड़ा सा बातचीत करें और चर्चा करें और एक तरह से हम उसको बहुत अच्छे से समझें। वैसे तो कोर्स वर्क के दौरान समझाया भी जाता है, लेकिन यदि और उसको और कहीं थोड़ा सा यदि हमको परिमार्जित करने का यदि किसी के साथ अवसर है तो वो भी हम करें। तो ये तो हमारा तैयार हो गया इस तरह से। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो मुख्य शोध ग्रंथ है उसको लिखते समय, जैसा कि अभी हम लोग बातचीत किए कि अध्याय योजना, अब यहाँ से ये काम हमारा शुरू हो जाएगा। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, जितने भी अध्यायों में 5, 6, 7 में हमने उसको वर्गीकृत किया है। तो शुरू से हम लोग जब लिखना शुरू करेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए हम रचनाओं पर केंद्रित यदि कोई शोध कार्य कर रहे हैं तो रचनाओं को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने के बाद क्या होता है, उसके प्रति हमारा एक अवबोध तैयार होता है, हमारी एक दृष्टि तैयार होती है, हमारी एक समझ विकसित होती है, एक तैयार होती है समझ, वो हमारी कच्ची पक्की हो सकती है जैसी भी हो। उसके बाद हमको, मुझे लगता है कि हमको उन आलोचकों को, समीक्षकों को पढ़ना चाहिए, उन विचारकों को, शोधार्थियों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने उस विषय वस्तु को पहले से पढ़ रखा है और कुछ लिखा है। तो एक तो हमने क्या किया, उस रचना को हमने अपनी दृष्टि से देखा कि वो रचना कैसी है, फिर हमने उन लोगों की दृष्टि से देखा जिन्होंने पहले से उनको देख रखा है। अब हम क्या करें कि दोनों को जोड़ें कि मैंने कैसे देखा और इन्होंने कैसे देखा। अब इस दोनों के देखने के बाद हमारा एक फिर से निष्कर्ष जैसा एक दृष्टिकोण फिर से हमको महसूस होगा, उसको हम लिखते हुए चलें और उसके बाद हमारा जो उसमें एक मत बन रहा है किसी विषय का विश्लेषण करते हुए, उसको मुख्य भाग की तरह हम लिखते चलें और उससे संबंधित जितने सारे लोगों की बातें हमको याद आ रही हैं, ध्यान आ रही हैं, है ना, उनको हम लोग कोट करते हुए चलें कि इस विषय पे इन्होंने भी ऐसा लिखा है। तो उससे क्या होगा, हमारे मत की पुष्टि होगी और हमारे साथ कोई एक स्थापित रचनाकार है जिसकी बात की स्वीकृति है हमारे जैसे समाज के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं एक मजबूती उससे आएगी। और इसमें बस हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी ईमानदारी से जिनका हम कथन ले रहे हैं, जिनका विचार ले रहे हैं, उसको बात में हम लोग बोलचाल में भी ये शैली अपनाते हैं कि इस विषय पे, जैसे हम लोग कह रहे थे कि निराला जी ने ऐसा लिखा है, इस विषय में मुक्तिबोध जी ने ऐसा लिखा है। तो शोध कार्य में लिखने के दरमियान क्या होता है कि उसको हमको बड़ी प्रामाणिकता के साथ उसको इन्वर्टेड कामा में उनके कथन को क्लोज करके हमको उसका संदर्भ देना होता है कि इस किताब में इस पृष्ठ संख्या पे ये लिखा गया है। तो इस बात को हम लोग करें और ईमानदारी से करें। और ईमानदारी शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार ये आप देखेंगे कि हम बहुत माने पूरे पेज को मतलब यदि लिख कर ले आते हैं और उसमें से कुछ हिस्से को कोट किए, कुछ हिस्से को छोड़ दिए, अपना बना लिया उसको। और यही कारण है कि आजकल बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर इस तरह के डेवलप किए गए हैं कि हम कितना हिस्सा कहाँ से ले रहे हैं और कितनी मतलब उसमें सही है, कितनी गलत है, तो कितना लेना चाहिए, नहीं चाहिए, इसका परसेंटेज भी फिक्स हो गया अब तो इसलिए इन बातों का हमको ध्यान होना चाहिए। और निश्चित रूप से यह मेहनत का काम है, धैर्य का काम है, तो इसी तरह से हमको इसको मानकर चलना चाहिए और करते हुए काम आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे निश्चित रूप से काम अच्छा होगा। और शोध कार्य के दौरान जो हम लोग उसकी विधियों को जो पढ़ते हैं, कहीं पर हम विश्लेषण विधि अपनाते हैं, कहीं ऐतिहासिक विधि अपनाते हैं, तो जिस विधि के तहत जो विषय ज़्यादा हमको उपयुक्त समझ में आता है, जैसे कई बार डॉक्टर साहब आपने पहले बात कही थी कि तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वह भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। और इसी तरह से एक ऐतिहासिक जो अध्ययन होता है, ऐतिहासिक अध्ययन में भी देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें भी तुलना होती है। ये चीज़ें या तो दो रचनाकारों की तुलना कर रहे हैं या दो प्रवृत्तियों की, दो कालखंडों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, आज के दौर के लिए क्या महत्वपूर्ण बात निकल रही है इसको सोच रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि रामचरितमानस एक राम काव्य है, उस युग की जो समस्याएं थीं, जिस तरह की मांगें थीं, उसको समझते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका प्रणयन किया बहुत ही श्रम के साथ। आगे जैसे आप देखेंगे तो राम की शक्ति पूजा भी राम काव्य है, रामचंद्रिका भी राम काव्य है, निराला जी का, केशव जी का। लेकिन इन सब में क्या है कि अपने युगीन संदर्भों के अनुरूप आज के जो राम है, यानी आज का जो पात्र है, आज का जो नायक है, आज का जो इंसान है, वह किन समस्याओं से जूझ रहा है, इन चीज़ों का इनमें कहीं ना कहीं एक तरह से इनकी अभिव्यक्ति हुई है।
तो इस तरह से शोध कार्य एक महत्वपूर्ण विषय है और इसी तरह से हमको इसको लेते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये सारी चीज़ें यदि हम लोग ध्यान में रखेंगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय आएगा। और शोध का जो औचित्य होता है, इसमें एक बात और कह दूं कि यदि हम किसी विषय में कोई नई स्थापना लेकर नहीं आ रहे हैं तो फिर उस कार्य को कोई औचित्य नहीं है, वह केवल पृष्ठ पेषण होगा, केवल एक डिग्री मिलेगी, लेकिन उस कार्य का न साहित्य जगत में न समाज में कोई स्थान और कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। विषय पुराना भी होगा तो भी उसका एक नया पक्ष हो सकता है। जैसे देखिए, रामचरितमानस इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन उसमें एक बहुत उदात्त पात्र हैं उर्मिला, वो कहीं ना कहीं छूट गई थी, उन पर बहुत बातें नहीं हुई हैं, बहुत नहीं की तरह आप मानकर चलिए उसमें बात नहीं हुई है उन पर। तो जिस भी कारण से हुआ वो कोई हमारा बहुत सोचने का विषय नहीं है, ना ही कवि पर कोई आरोप लगाने का विषय है। यदि इस तरह की मान लो इसको नकारात्मक मानसिकता की तरह लें तो बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाएंगे। लेकिन मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि इस विषय को लेकर देखिए बहुत एक खूबसूरत महाकाव्य आधुनिक काल में आया साकेत नाम से, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। तो कोई विषय यदि पुराना भी है ना, तो आप उसको, यदि आपकी दृष्टि है तो कोई एक नई उद्भावना, एक नया विषय, उसके भीतर से ही कोई ना कोई एक नई स्थापना आ सकती है। तो इस तरह से शोध कार्य एक बड़ा धैर्य का और बड़ा गंभीर विषय है और इसकी सामाजिक और साहित्यिक उपादेयता है। इसको हमको समझते हुए बहुत ईमानदारी से और बहुत धैर्य और गंभीरता के साथ करना चाहिए। बातें तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही गंभीर कर दी, क्योंकि विषय भी हमारा गंभीर ही है। हम शोध पर बातचीत कर रहे हैं और शोध 1 साल 2 साल का नहीं, बल्कि आप देखेंगे विश्वविद्यालयों में इसका 5 साल का कोर्स वर्क चलता है और पर्याप्त समय दिया जाता है। और लेकिन भले हम कोशिश ये करते हैं कि महीने 2 महीने में उसको लिख कर जमा करें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो चर्चा रही, बातचीत रही, आप सभी को पसंद आई होगी और जिन भी विषयों पर हमने एक दृष्टि प्रदान करने की कोशिश की है, मैं और सर के साथ हम दोनों अपने अपने शोध निर्देशकों को इस वक्त याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें इस तरीके का बनाया। बहुत कम प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि इस तरीके से गंभीर चिंतन करने का प्रयास किया जाता रहा है। ये सब आप सभी के ताकत की वजह से हमने आप सभी के सामने प्रस्तुति देने का प्रयास किया। सर के अंडर में भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, मेरे अंडर में भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और हम शोध निर्देशक के तौर पर नहीं बल्कि एक शोधार्थी और विद्यार्थी के तौर पर इन विषयों को सोचने समझने का प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और आप सभी के हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं, क्योंकि बातें अगर हम करने लगें तो मन भरता ही नहीं है, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सर हमारे बीच कीमती वक्त निकाल कर आए, मैं आप सभी के तरफ से और अपने तरफ से इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में यही मैं बातें कहूँगा कि आप अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी और शोधार्थीपन दोनों को बचा कर रखिए। ये आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में, उच्च माध्यमिक शिक्षा में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको तमाम शिक्षक, आपके मित्र, दोस्त मिले होंगे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और नौकरी में आने के बाद भी आप इस चीज़ को, अगर विद्यार्थी और शोधार्थीपन को रखें तो आप अपने सहयोगियों से, अपने कलीगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और लगातार सीखने की प्रक्रिया ही अगर कहा जाए शोध है तो गलत नहीं होगा। और अंत में मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर VS साहू सर हमारे कलीग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे विभागीय मित्र हैं, दोस्त हैं और लगातार बहुत ही सजगता से इन विषयों पर चिंतन मनन करते रहे हैं। और हमने जो भी चर्चा की है आप सभी को इसका आभास जरूर हुआ होगा कि ये विषय आसान नहीं है। जिन भी विषयों पर हमने चर्चा की उस पर हम लगातार चिंतन मनन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी शोध विषय के चुनाव को लेकर चिंतित रहे होंगे उनको कुछ न कुछ दृष्टि मिली होगी। हम लोग अगर कामयाब होंगे तो आप सभी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि कितनी बातें समझ में आएंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कभी गूगल मीट के माध्यम से भी 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आपने अपने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर बुलाया, मुझे जोड़ा, और आपके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए तमाम नई पीढ़ी के हमारे विद्यार्थी साथियों को सीनियर होने के नाते, उनसे कुछ वरिष्ठ होने के नाते उनके प्रति मैं अपना स्नेह भी व्यक्त करता हूँ। और चूंकि आपने अब इन सब से मेरा भी रिश्ता जोड़ दिया है, तो मैं अपनी तरफ से भी उन्हें ये कहना चाहूँगा कि मेरे लायक जब कभी कोई ज़रूरत महसूस हो तो मुझसे साझा कर सकते हैं, और जब कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मैं आप लोगों से रूबरू होने का बिल्कुल सहर्ष प्रयास करूँगा। तो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और सर ने हमेशा की जैसे अपने गुरुजन को याद करते हैं, मैं भी बहुत ही श्रद्धा से अपनी पूरी गुरु परंपरा को याद करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। उन सब को जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा है, उन सब को प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए आज यहीं हम लोग विश्राम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहूँगा, उम्मीद रखते हुए कि मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।